साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कृषि दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों के लिए नई नई जानकारी लेकर आते हैं। और आज के इस अंक में हमारा विषय है रबी सीजन में सामयिक विषयों पर चर्चा। और आज के इस अंक में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी। नमस्कार किसान भाइयों। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से हैं। आपका डॉक्टर साहब कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में एक प्रगतिशील किसान व युवा उद्यमी राजकुमार सिरोरिया जी भी मौजूद हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जो कि शाहपुरा बैतूल से हैं। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपसे हमारा सवाल है कि रबी सीजन में किस प्रकार के सामयिक कार्य किए जा रहे हैं, आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो रबी है हमारा वो 3 चरणों में पूर्ण होता है जी। प्रथम है अगेती बुवाई। अगेती बुवाई में हमारे जो किसान भाई हैं जिनकी रेनफेड बोलते जिसको हम वर्षा आधारित खेती, तो वो लगभग पूर्ण हो गई, क्योंकि जैसे ही बारिश हमारी ख़त्म होती है और हमारे किसान भाई चने की, मसूर की और सरसों की बुआई के कार्य कर लेते हैं, जिसमें दलहनी तिलहनी फसलें हैं प्रमुख तौर पे लगाते हैं। दूसरा चरण हमारा आता है समय पे बुवाई जी। तो इसमें दूसरे चरण में जो हमारे किसान भाई जो बुवाई कार्य करते हैं उसमें हमारे पानी जिन किसान भाइयों के पास भरपूर उपलब्ध रहता है तो वो समय पे बुवाई का कार्य करते हैं। उसमें गेहूं हमारी प्रमुख फसल होती है, तो गेहूं में उनके बुवाई कार्य करते हैं वो। और तीसरा चरण है पछेती बुवाई। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे सिंचाई की बारी जब आती है तो कई बार ये भी देखा गया है कि किसान भाई बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, जिससे फसल में पीलापन पड़ जाता है। तो किस अनुपात में या कितने अंतराल में सिंचाई की जानी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं यहाँ किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले कि आप जो सिंचाई कार्य कर रहे हैं, आप कौन सा सोर्स है आपका सिंचाई का, जो भी सोर्स आपका है। आमतौर पे जो हमारे कुछ ज़िले हैं जहाँ पर कि नहर के द्वारा सिंचाई होती, तो उसमें फ्लड इरिगेशन बहाव पद्धति से हमारे किसान भाई पानी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा हमारा जो कुछ बेल्ट है जहाँ ट्यूबवेल और दूसरे साधनों का उपयोग होता है कुएं का, तो वहाँ पे हमारे किसान भाई मोटर पंप का उपयोग करते हैं और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई पद्धति भी उपयोग करते हैं। हमारे कुछ ऐसे अग्रणी कृषक भी हैं जो टपक सिंचाई पद्धति से चने का उत्पादन लेते हैं। हरदा जिले में बहुत बढ़िया बैतूल जिले के हमारे किसान हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ कम पानी है, तो वो उस चीज़ को समझते। तो यहाँ मैं तीनों विधियों में अंतर बताना चाहूँगा। जब बहाव पद्धति से हमारे जो किसान भाई पानी देते हैं और दूसरा आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी फव्वारा पद्धति से जब सिंचाई करते हैं हमारे किसान भाई, तो स्प्रिंकलर में भी 3 होती हैं, मिनी, माइक्रो स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर। तो ये 3 तरह के स्प्रिंकलर होते हैं हमारे उसमें भी। तो जो माइक्रो स्प्रिंकलर है और मिनी स्प्रिंकलर है, ये हमारी सब्जियों में खास करके उपयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। और इन पद्धतियों से बहाव पद्धति की तुलना में लगभग 60% पानी की बचत होता है। बिल्कुल। तो यानी कि यदि उनको 3 सिंचाइयाँ लग रही थी और 3 सिंचाइयों की ज़रूरत है और उनके पास पानी 1 सिंचाई का है और वो फव्वारा पद्धति से पानी देते हैं, तो वो 2 सिंचाई उनको कर सकते हैं। और यदि थोड़ा सा मैं और क्लेरिफिकेशन चाहूँगा कि जैसे जो जिस क्षेत्रों में नहरों से पानी जाता है, जी हाँ, तो किसान भाई अधिकतर वहाँ पीलेपन की समस्या आती है, तो कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए? देखिए, जो हमारी अलग अलग फसलों में जो सिंचाई की जो विधियाँ हैं वो अलग अलग हैं जी। यदि हम गेहूं की बात करें तो इसमें क्रांतिक अवस्थाओं में हम सिंचाई की बात करें, क्रांतिक अवस्थाएं 3 होती हैं गेहूं में और सिंचाई की अवस्थाएं 6 होती हैं। तो और दूसरी हम चने की बात करें तो 2 सिंचाई हमारे किसान भाई दे सकते हैं चने में, पानी उपलब्ध होने की अवस्था में। तो यदि गेहूं में वो क्रांतिक अवस्था में सिंचाई करते हैं तो उनकी पहली जो अवस्था है क्रांतिक अवस्था गेहूं में, तो वो कहलाती है जड़ विन्यास अवस्था, क्राउन रूट स्टेज। तो क्राउन रूट स्टेज में हमारे लगभग 22 से 25 दिन में हमारे गेहूं की फसलों में ये चलती है जड़ विन्यास अवस्था। उस समय हमारे किसान भाइयों को अवश्य से मतलब आवश्यक क्रांतिक अवस्था है, इस पर सिंचाई देना आवश्यक ही है।
यदि उन पर भरपूर पानी उपलब्ध है तो। और तो दूसरी अवस्था फिर 44 से 45, 40 से 45 दिन के बीच में आती है। तीसरी सिंचाई की अवस्था 65 दिन के लगभग आती है। चौथी 85 दिन पे आती है। इस तरह से इनकी 6 अवस्थाएं होती हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने ये जो पानी का अंतराल बताया, बिल्कुल हमारे किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो समस्या पीलेपन की है, जो ज़्यादा सिंचाई करने से किसान को दिक्कत होती है, उससे बिल्कुल जानकारी में लाभ मिलेगा। और हमारा दूसरा सवाल है हमारे प्रगतिशील किसान राजकुमार जी से कि अपना परिचय दीजिए और किस प्रकार का काम आप कर रहे हैं। मेरा नाम राजकुमार सिरोरिया है। मैं बैतूल ज़िले के आदिवासी पिछड़े पहाड़ी इलाकों पे काम करता हूँ। मैं अपने स्वयं के खेत पे भी श्री अन्न का उत्पादन लेता हूँ। साथ ही हॉर्टिकल्चर की कुछ फसलें जैसे सब्जियां हुआ, फल हुए, इन सब का उत्पादन लेता हूँ। साथ ही हमने युवा किसानों ने, युवा महिलाओं ने मिलके एक कृषक उत्पादक संगठन का निर्माण किया है। इस संगठन के माध्यम से हम लोग जो सीमांत कृषक है, इन सभी को जोड़ के और श्री अन्न का उत्पादन करते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से हैं। और हमारे साथ में राजकुमार जी प्रगतिशील किसान हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल राजकुमार जी, जैसे आपने बताया कि आप कृषक उत्पादक संघ में मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, तो मोटे अनाज की खेती का ही ख्याल आपके मन में कैसे आया कि इस पे ही हमें काम करना चाहिए? हमारे पूर्वज सदियों से परंपरागत रूप से श्री अन्न की बोनी करते थे और उसी पर निर्भर थे। हम देखते हैं कि उन्हें उस समय कोई बीमारियां नहीं थी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी हजारों बीमारियों से ग्रसित है। इसलिए हमारे मन में विचार आया कि हम क्यों ना परंपरागत कृषि को अपनाएं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। जी, मिलेट्स वाली खेती में आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं या जैविक खाद का प्रयोग करते हैं? हम रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हमने कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के सलाह के अनुसार कुछ गौमूत्र का और पंचगव्य और कंडा पानी, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिससे इसके उत्पादन में वृद्धि होती है। अच्छा, जैसे भारत देश में सीमांत कृषक की संख्या ज़्यादा है, ये देखा भी गया है, आंकड़े भी बताते हैं। तो आप किस प्रकार से इन लोगों को आपने जोड़ा और क्या आप कहीं इनको ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराते हैं नई नई फसलों के लिए, या इन्हें मोटिवेट करते हैं कुछ नए नवाचार कृषि क्षेत्र में करने के लिए? ये तो परंपरागत है, तो हमारे यहाँ पहले से होता आ रहा था। चूँकि हरित क्रांति से कुछ किसान भटक गए थे, लेकिन उनकी मिट्टी आज खराब होते जा रही है, तो वो पुनः अपने दादा से या हम लोगों के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसकी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं और जानकारी कलेक्ट करके इसको बहुत अच्छे से उत्पादन की ओर लेके जा रहे हैं। साथ ही हमने अभी नया प्रयोग इसमें किया है कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में कि जो मिलेट्स है, हमारे इधर केवल बरसात की फसल हुआ करती थी। अभी हमने उसमें नया प्रयोग ये किया है कि अभी हम उसे ठंड के समय में भी उसे लगा रहे हैं। जिनके पास पानी नहीं है वो केवल बरसात की फसल करते थे और अपने जीवन यापन के लिए कहीं और जाते थे। अब हमने उन्हें अपने गांव में रोका है और गांव में रोक के उनसे हम मिलेट्स की खेती करवा रहे हैं। तो बिल्कुल राजकुमार जी, आपका काम वाकई में ही सराहनीय है और आपने 2-3 चीज़ों पर प्रकाश डाला, जैसे मृदा की गुणवत्ता जो खराब हुई है और किस प्रकार से आपने सीमांत कृषकों को जोड़ा व क्षेत्रीय कृषि वैज्ञानिक केंद्र के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिलाकर माइग्रेशन भी रोका है आपने, जो पलायन होता था गांव से शहरों की ओर, तो बिल्कुल तारीफ़ काबिल है। वर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है कि अभी मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि ठंड तेज़ी से पड़ रही है और हमें महसूस भी हुआ है, तो फसल में पाले से बचाव किस प्रकार से किया जाए? देखिए,
पाले से बचाव का सर्वोत्तम उपाय हमारे किसान भाई पहले से करते आ रहे थे। अभी कुछ समय से हमारे जो नए युवा कृषक हैं उनने अपनी परंपरागत पद्धतियों को छोड़ दिया है। खेतों की मेड़ों पे हमें धुआं करना चाहिए। सबसे अच्छी परंपरागत पद्धति है हमारी पाले से बचाव की। दूसरा, अब चूँकि सभी जगह सिंचाई के साधन लगभग हो गए हैं, हमारे सिंचित एरिया काफ़ी हो गया। जिन किसान भाइयों पे भरपूर पानी उपलब्ध है, पाले में देखिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है दलहनी फसलों में। ठीक है। आमतौर पे गेहूं जैसी फसलों में उस अवस्था में पाला जब तक आता है तब तक फूल की अवस्था होती नहीं है। जो फसलें फूल पे होती हैं या दलहनी फसलें होती हैं या ज़्यादा जिन पत्तों में कहना चाहिए कि जल की मात्रा ज़्यादा होती, जिन पौधों की पत्तियों में, उनमें पाला पड़ने की संभावना, सब्जियों में पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, कई हल्की बार- सिंचाई इनको हाँ, किसान भाइयों को उस हाँ। समय देना है, ताकि उस समय जैसे ही उनको, चूँकि आजकल मौसम विभाग से पहले ही आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाते हैं इतने से इतने के बीच में होगा, तो 4 डिग्री से जब भी टेम्परेचर कम होने की संभावना हो तो सिंचाई की तो हमारे किसान भाइयों की हल्की सिंचाई अपने खेतों में देना चाहिए। सल्फर का भी उपयोग कई बार हमारे किसान भाई स्प्रे में करते हैं 2% मात्रा का, उससे भी पाले से बचाव हमारे किसान भाइयों। बिल्कुल। और सर, हमारा अगला प्रश्न है कि पौधे की ग्रोथ के लिए जो डीएपी यूरिया का उपयोग करते हैं, कई हमारे किसान भाई को एक सही अनुपात नहीं पता होता कि कितने एकड़ या हेक्टेयर में कितना डीएपी यूरिया डालें, तो इसमें हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखिए, खाद की जहाँ तक की मात्रा, रासायनिक खादों की मात्रा का जब मैं बताना चाहूँगा कि दलहनी फसलों में मात्रा अलग होती है और गेहूं में मात्रा अलग होती है। तो गेहूं में हमारे किसान भाइयों को 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का उपयोग करना चाहिए प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ की मात्रा है ये। और उसी प्रकार से दलहनी फसलों में हमारा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 और 60 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का उपयोग करते हैं दलहनी फसलों में। तो ये हमारे किसान भाइयों को इस तरह से उपयोग करना चाहिए। और वो जो हमारी गेहूं की जो फसल है खास करके इस सीजन में, तो उसमें जो यूरिया की जो मात्रा 120 किलोग्राम जो हमने बताई है, जी जी। तो आधी मात्रा उनको बुवाई के समय देना है किसान भाइयों को, और शेष आधी मात्रा को 3 बार में कम से कम उसको स्प्लिट डोज बोलते हैं, जिसको हम छिटकावा पद्धति से 3 बार में अपनी फसल में उसको देना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय सिंचाई पे। तो ये इस तरह से हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब, खाद का आपने ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ बताई। बिल्कुल हमारे किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। हमारा अगला सवाल है रोग नियंत्रण को लेके। कई बार ये देखा गया है किसान भाई कि रोग की देर से पहचान करते हैं, तो जहाँ वो जैविक खाद से ठीक हो सकता था, अब रोग की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि उसे रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। तो किस तरीके से वो उसकी पहचान करें? जैविक विधियाँ अलग हैं और रासायनिक विधियाँ अलग हैं। रोग और कीटों का प्रकोप हमारी फसलों पे आता है आमतौर पे, खास करके जो हमारी इस रबी में हमारी जो दलहनी फसलें हैं जी। उनमें कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है। और ख़ास करके जो मसूर, तिवड़ा, मसूर और आपका जो मटर है, इनमें उकटा बिल्ट जिसको हम बोलते हैं, उसकी समस्या आती है। तो उसके लिए जो हमारी संशोधित किस्में हैं, जो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, रोगरोधी किस्में आ गई हैं, वही किसान भाइयों को लगानी चाहिए और अच्छे से बीज उपचार करके ही बुवाई करनी चाहिए। यदि वो पर्याप्त मात्रा में बीज उपचार करके बुवाई करते हैं तो वो रोगों से तो बच सकते हैं, परंतु कीटों का जो प्रकोप है वो देर की अवस्था में हमारी चने में खास करके जो लेपिडोप्टेरा की जो हमारी इल्ली है, हेलियोथेस आर्मीजेरा जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रकोप होता है चने की इल्ली का। और ये पॉड बोरर बोलते हैं इसको हम, फल्ली खाने वाली। हाँ। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इससे बचाव के लिए हमें जैविक उपायों का प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बताई जानकारी से किसान बिल्कुल लाभान्वित होंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी
10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, नमस्कार जो किसान कि कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से हैं, और हमारे साथ में राजकुमार जी प्रगतिशील किसान हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और राजकुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने कृषक उत्पादक संघ बनाया है, तो इसमें किस प्रकार की चुनौतियां आई और मिलेट्स में जो आप काम कर रहे हैं इसको आगे किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्लान है आपका? पहले तो मिलेट्स का ये था कि लोग बाग ने खाना बंद कर दिया था, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दिया और एक अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया। इससे मिलेट्स का प्रचार प्रसार अच्छा हो गया और जो भी बीमारी से ग्रसित थे वो लोग मिलेट्स खाने लगे। हमें किसान उत्पादक संगठन बनाने में कुछ समस्या आई, लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोग बाग ने सोचा कि हम कुछ जुड़ के देखते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो हमने धीरे धीरे समूह की दीदियों के साथ मिलके 2075 दीदियों के साथ मिलके एक पूरा एफपीओ का गठन किया, जिसमें सीमांत कृषक, छोटे छोटे से कृषक होते हैं, ये अपने खेत पे मिलेट्स का उत्पादन करते हैं, जिसको हम एकीकृत रूप से हमारे एक गोडाउन में कलेक्ट करते हैं। वहाँ पर हमने इसके प्रोसेसिंग की एक मशीन लगा के रखी है। उस मशीन के माध्यम से इसको प्रोसेस करते हैं, फिर समूह की दीदियाँ उसको पैकेट में पैक करती हैं। बहुत बढ़िया। और विभिन्न बाज़ारों में, ऑनलाइन मार्केट्स में, भोपाल हाट में, इन सभी जगह में जाकर हम लोग इसको बेचते हैं। साथ ही हमारे संगठन की 2 दीदियाँ जो G20 भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, वहाँ पर हमारे यहाँ का श्री अन्न भी परोसा गया और हमारी दीदियाँ भी वहाँ पर शामिल हुई थी। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि राजकुमार जी ने सिर्फ कृषक उत्पादक संघ बनाया ही नहीं, इसमें सीमांत यानी छोटे कृषक भाइयों को जोड़ा भी और उन्हें प्रशिक्षण भी दिलाया, और केवल फसल उत्पादन पर ही काम नहीं किया, इनने फसल उत्पादन के बाद में उसकी ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बल्कि मार्केटिंग तक पर भी काम किया है। सर, ऐसी कोई टिप्स रबी सीजन में आप विशेष किसान भाइयों को कार्यक्रम के माध्यम से देना मैं किसान चाहें? भाइयों को बताना चाहूँगा, जो सबसे प्रमुख जो बात आती है हमारे रबी के मौसम में, वो है किसान भाइयों सिंचाई की व्यवस्था। आमतौर पे हमारे किसान भाइयों पे पानी की उपलब्धता कम हो जाती है आखिरी अवस्था में, जब हमारी गेहूं खास करके जो हमारी प्रमुख फसल है, जब वो मिल्किंग स्टेज, दुग्ध अवस्था में आती, तो हमारे किसान भाइयों पे उस समय पानी नहीं होता है और 20% तक उत्पादन में गिरावट हो जाती है। बिल्कुल जी। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा किसान भाई की फव्वारा पद्धति का ही उपयोग करें। बहुत बढ़िया। और आखिरी जो गेहूं की हमारी जब अवस्था आती, मिल्किंग स्टेज, उस समय हमारे किसान भाई यदि फव्वारा पद्धति उपयोग करते हैं तो इसमें एक और खासियत होती है कि माइक्रो क्लाइमेट जनरेट होता है वहाँ पे उतनी जगह में। अच्छा। फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने से उस समय यदि मार्च का महीना आ जाता तो तेज़ लपटें कई जगहों, कई जिलों में चलने लगती है उस समय। ठंडे जिलों में तो नहीं होता, मगर जो जिलों में तेज़ लपटें मार्च आखिरी तक चलने, तेज टेम्परेचर हो जाता, 40-40 के ऊपर हो जाता है, तो उसमें गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित होता है जी। तो यदि फव्वारा पद्धति से उस समय भी सिंचाई करेंगे तो अभी उनको आखिरी तक उस फसल, एक तो पानी की जो उपयोगिता सही होगी, जो 2 सिंचाई देना चाह रहे थे तो वहाँ से 3 सिंचाई दे सकते हैं, वो 4 सिंचाई दे सकते हैं, पानी को इस तरह से कम करके, इस पद्धतियों को अपना के। और दूसरा, सही समय पे सिंचाई देने से, क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई देने से भी उतना ही उत्पादन उनको होगा जितना उत्पादन उनकी 6 सिंचाई देने से गेहूं में होता है। अच्छा। तो इन बातों का उनको विशेष ध्यान है। 3 क्रांतिक अवस्थाएं गेहूं की फसल में होती हैं हमारी, जिसमें हमारी जड़ विन्यास अवस्था है, दूसरा है फ्लैग लीफ स्टेज, जिसको हम झंडी अवस्था बोलते हैं, डंडी अवस्था हमारे किसान भाई बोलते हैं। तीसरी अवस्था हमारी होती है किसान भाइयों मिल्किंग स्टेज, दुग्ध अवस्था। तो ये 3 गेहूं में जो है क्रांतिक अवस्थाएं हैं। तो हमारे किसान भाई यदि इन तीनों अवस्थाओं में भी सिंचाई करते हैं तो उनके 6 सिंचाई के बराबर ही लगभग उनको फ़ायदा होगा, जिसमें हमारा जड़ विन्यास 22 से 25 दिन पे होता है, दूसरा 60 से 65 दिन पे दूसरी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था 90 से 100 दिन के बीच में आती है। तो उस समय हमारे किसान भाई यदि देंगे सिंचाई तो निश्चित तौर पे उनको उत्पादन लगभग उतना ही प्राप्त होगा जितना 6 सिंचाइयों से गेहूं में प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे मेहमान डॉक्टर संजीव जी वर्मा जी ने इतनी विस्तार से कृषि संबंधित रबी सीज़न की फसलों के बारे में हमें बताया।
हम इनके द्वारा बताए गए पाले से किस प्रकार से बचाव करें, चूहे नियंत्रण किस प्रकार से करें, या सिंचाई में कितना अंतराल रखें, इस चीज़ को बारीकी से ध्यान में रखें। और कृषि में आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया जाए जिससे कि वो लागत को कम कर सके। तो हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और किसान हमारे भाई। साथ में प्रगतिशील किसान है राजकुमार जी। आपने भी कार्यक्रम में एक नवाचार के विषय में बताया, मिलेट्स के बारे में बताया। हमारे युवा साथियों को, हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल आपसे प्रेरणा लेकर वो उनके क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, समय हो चला है खबरें खेती का। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास। भारत जल्द ही विश्व की फूड बास्केट बनेगा। खरीफ उत्पादन 16.5 करोड़ टन अनुमानित। उर्वरकों का अग्रिम भंडारण करेगी सरकार और रबी फसलों की बुवाई 97% पूरी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1 वर्ष में मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करती हुई देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा का यहां शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली के द्वार खुलेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जल समस्या 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि मैंने बुंदेलखंड की बहनों और किसानों से जो वादा किया था, आज मैं 45,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना के साथ उसे पूरा करने आया हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में आधुनिक तरीके से 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि में माइक्रो इरिगेशन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में 5 लाख हेक्टेयर भूमि में माइक्रो इरिगेशन हो रहा है। भारत की कृषि क्षेत्र अन्य देशों से मजबूत है। इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार सदा प्रयासरत है। कृषि क्षेत्र के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को जताते हुए केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को विश्व की फूड बास्केट बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि किसानों तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में कई योजनाओं पर काम कर रही है ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक और नए समाधान उपलब्ध कराए जा सकें। फसल वर्ष 2024-2025 में खरीफ फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड 16 करोड़ 47 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी की फसलों की बुवाई भी लगातार बढ़ रही है। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि सामान्य बारिश के कारण खरीफ की फसल अच्छी रही है। पूरे फसल वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने की संभावना है। हालांकि फरवरी मार्च में तापमान बढ़ा तो गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। कृषि मंत्रालय को 2024-2025 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर करीब 3 गुना होकर 4% तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों की समय रहते उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए गौवंश आधारित जैव उर्वरकों के उपयोग को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जाए। कृषक पारंपरिक अनुभव एवं स्वयं की पहल पर बड़े पैमाने में जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। यह मिट्टी की गुणवत्ता और धरती की सेहत के लिए भी लाभप्रद है। उपयोग की जा रही जैविक खाद की मात्रा की गणना और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए जैविक तथा प्राकृतिक खाद जैसे विकल्प किसानों को उपलब्ध कराए जाएं। प्रदेश भर में इस समय रबी फसलों की बुवाई का काम अंतिम चरण पर चल रहा है। धान उत्पादक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बुवाई का काम पूरा हो चुका है। धान उत्पादक क्षेत्रों में भी इस सप्ताह गेहूं की बुवाई पूरी होने की उम्मीद है। इस समय प्रदेश भर में मावठा गिरने से तापमान में कमी आई है, जिससे रबी की फसलों को विशेष फायदा पहुंचा है। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक प्रदेश में 136 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है। पिछले साल समान अवधि में यह बुवाई थोड़ा कम 135 लाख हेक्टेयर में की गई थी। चालू रबी सीजन में रबी फसलों की बुवाई का लक्ष्य 140 लाख हेक्टेयर में प्रस्तावित है।
प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को फसल एवं पशुओं को पाले से बचाने की सलाह जारी की है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेतों में हल्की सिंचाई अवश्य करें। पाला पड़ने की अधिक आशंका होने पर फसलों तथा उद्यानिकी फसलों में घुलनशील गंधक 80% WP का 2 से 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर फसलों के ऊपर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा जिला रतलाम द्वारा किसान दिवस का आयोजन ग्राम सबलगढ़ तहसील पिपलौदा में किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषक हितैषी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। उक्त कार्यक्रम में पोषण सुरक्षा एवं मोटे अनाज के पोषण मूल्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में कृषकों को बीज उपचार, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एवं लिक्विड फर्टिलाइजर के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में निकरा परियोजना के अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में 33 कृषक एवं महिला कृषकों ने भाग लिया। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज इस अंक में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम कृषि संबंधित नई नई जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।